Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Bloodshot. ये मूवी मेरी सीरीज ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन की लास्ट और 10th मूवी है। इसके बाद में ऑडेक्स सीरीज का अगला पार्ट डायरेक्टली 2 मंथ्स बाद में आएगा। एंड आई होप कि अब तक जो भी मूवीज में इस ऑडेक्स सीरीज में लेकर आया हूँ इसे आपने काफी ज्यादा पसंद भी किया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर जिसका नाम है रे गैरिसन। ये एक फौजी है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये एक सीक्रेट मिशन पर है जहाँ पर इसे कुछ टेररिस्ट के पास में से एक वीआईपी हॉस्टेज को बचाकर लेकर आना है। साथ ही अपने कमांडर के साथ में अपने कम्युनिकेशन में भी होता है और वो सभी इसे कहते हैं कि आगे मत जाना, आगे खतरा है, लेकिन ये उनकी कोई भी बात को नहीं मानता और सीधा उनसे लड़ने के लिए उनके खेमे में पहुंच जाता है। काफी सारी गोलीबारी होती है, सामने की टीम भी इसके ऊपर गोली चलाती है, मगर रे काफी ज्यादा चालाक और होशियार था और वो अपनी फुर्ती के साथ में सभी को जान से मार देता है। इसके बाद में रे वहां पहुंच जाता है जहां पर उसे वो वीआईपी हॉस्टेज मिलता है। उसे एक टेररिस्ट अपनी बंदूक की नोक पर बैठा रखा होता है। तब रे उस टेररिस्ट से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो वो टेररिस्ट उससे एक हेलीकॉप्टर की मांग करता है ताकि वो यहाँ से निकल पाए। तो रे उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा, मगर तुम इसे जान से मत मारना, लेकिन इससे पहले मुझे एक फोन करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। और जैसे ही टेररिस्ट उसे फोन की तरफ इशारा करता है, मौका पाकर रे उसे गोली मार देता है और अपना रास्ता क्लियर कर लेता है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है एवियांडो एयरबेस पर, जहां पर अब विन डीजल यानी कि हमारी कहानी का रे गैरिसन अब अपनी पूरी टीम के साथ में वापस आ चुका होता है अपने मिशन को खत्म करके अपनी छुट्टियों पर। अपने इस कामयाब मिशन को खत्म करने के बाद में अब फाइनली रे अपनी पत्नी जीना से मिलता है। वो उसे पाकर काफी खुश होता है और वहीं से हमें रात को इन दोनों का एक इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। अगले दिन जब रे की आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर जीना को नहीं पाता और तभी उसे एक चिट मिलती है कि मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए गई हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। तो वो बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगता है, मगर तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट आती है और वो अपनी गन को लेकर सतर्क हो जाता है। और देखते ही देखते वहां पर कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं और वो रे को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने साथ में ले जाते हैं। इसके बाद में जब रे की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बुचर शॉप में पाता है जहां पर उसका सामना होता है मार्टिन एक्स के साथ में। मार्टिन एक्स उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास में इस पूरे मिशन की यानी कि जो हमने हॉस्टेजेस बना के रखे थे उनकी खबर तुम्हारे पास में कहाँ से आई, मुझे अभी के भी बताओ। लेकिन तब वहां पर रे उसे कुछ भी बात बताने से मना कर देता है। तब मार्टिन एक्स कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे, इसलिए ऑलरेडी मेरे पास में तुम्हारे ताले की चाबी है। और तब वो उसके सामने लेकर आता है जीना को और वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे सारी राज नहीं बताई कि तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन कहां से आई तो मैं इसे अभी जान से मार दूंगा। मगर तब रे वहां पर कहता है कि मुझे इस मिशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझसे चाहो तो तुम कुछ और चीज पूछ सकते हो, मैं उन सभी बातों का जवाब दे दूंगा। हमारे पास में सिर्फ ऑर्डर्स आते हैं और हमें सिर्फ उन्हें फॉलो करना रहता है, इसके अलावा मेरे पास में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मार्टिन एक्स के लिए काफी नहीं थी और देखते ही देखते वो जीना को उसके सामने मार डालता है। इस बात से रे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तिलमिला उठता है और वो कहता है कि तेरे पास में मौका है, चाहे तो अभी मुझे जान से मार दे, क्योंकि इसके बाद में तुझे मुझे जान से मारने का मौका नहीं मिलेगा। और तभी मार्टिन एक्स कहता है कि ठीक है, मैंने तेरी बात मान ली, और वो उसे वहीं पर जान से मार देता है। अगली सुबह रे की नींद एक लैब में खुलती है जहां पर वो अपने आप को तारों से बंधा पाता है और तभी वो अपनी बॉडी से सारे के सारे केबल्स को डिटैच करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। मगर तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है केटी और वो उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ में हैं। और उन दोनों की बातें चली रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक और न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है एमिल हार्टिंग, जो कि उसका वेलकम करता है राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी में और वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर काफी नई तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वो सैनिक जो अपनी किसी जंग के अंदर अपने कोई हाथ पैर या आंख या बॉडी का कोई भी अंग खो बैठते हैं, हम उन्हें रिपेयर करते हैं और साथ ही तुम भी उनमें से एक हो। लेकिन आज तक का हमारा सबसे नायाब नमूना तुम ही हो, क्योंकि तुमने वो हासिल किया है जो कि आज तक किसी भी सैनिक ने हासिल नहीं किया था। तुम्हारे पास में अब तुम्हारी पूरी बॉडी है। मगर इन बातों को रे समझ नहीं पाता, इसी वजह से हार्टिंग उसे अपनी पूरी लैब का एक दौरा करवाने के लिए ले जाता है और तभी वो उसे मिलवाता है अपने पुराने सैनिकों से जिनका नाम होता है जिमी और साथ ही मार्कस,
जिमी की एक जंग में टांगे टूट गई थी, इसीलिए हार्टिंग ने उसे हाइड्रोलिक लेग्स दे दी थे। और वहीं मार्कस, जिसकी आंखें भी किसी एक जंग के अंदर चली गई थी, इसलिए अब हार्टिंग ने उसे कंप्लीटली बायोमैकेनिकल आईज यानी कि काफी सारे कैमरास दे दिए थे, जिससे कि वो हर जगह 360 डिग्रीज पर देख सकता था। वहीं पर वो केटी के बारे में भी बताता है कि एक जंग के अंदर वो पानी के अंदर डूब रही थी, उसकी सांसों की नलियां चौक हो चुकी थी, इसीलिए उसने उसके गले के अंदर एक इनहेलर फिट कर दिया, जिसकी वजह से अब वो धुएं में कहीं पर भी आ जा सकती है। और साथ ही अब उसके अंदर लड़ने की काफी ज्यादा स्फूर्ति आ चुकी है। तब वहां पर रे हार्टिंग से कहता है कि आखिर इन सभी चीजों से मेरा क्या वास्ता। उसी मोमेंट पर हार्टिंग एक चाकू से रे का हाथ काट देता है। जैसे ही वो उसका हाथ काटता है तो उसका खून निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके टिश्यूज वापस से रिबिल्ड होने लगते हैं। हम वहां पर स्क्रीन में देखते हैं कि उसके शरीर में अब काफी सारे बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स फिट हैं, जो कि उसके खून के अंदर उसके साथ में ही बह रहे होते हैं। उन सभी बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स का काम होता है कि जब भी शरीर के अंदर कोई जख्म लगे तो उसे जल्द से जल्द वो भर दे। और साथ ही हार्टिंग ये भी बताता है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बॉडी की किसी भी टिश्यू पार्ट जो भी डैमेज हो चुके हैं उसे वापस से रिबिल्ड भी कर सकते हैं। रे उनसे पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तब वहां पर केटी कहती है कि तुम्हें क्लासिफाइड कर लिया गया है, यानी कि अब तुम्हारी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से अब हमारी हो चुकी है। तुम एक जंग के अंदर मर चुके थे, लेकिन हमने तुम्हारी बॉडी को सेना से वापस लिया और हमने तुम्हारे ऊपर रिसर्च चालू की, और देखो फाइनली तुम हमारे सामने हो। तभी वहां पर हार्टिंग कहता है कि वो तुम्हारा पास्ट था और ये तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। जब मैं 15 साल का था मैं टेनिस खेला करता था, मगर मुझे कैंसर की बीमारी हो गई थी, इसी वजह से डॉक्टर्स ने मेरे हाथ को कटवा दिया था। मगर आज देखो, आज मेरे पास में एक और शानदार हाथ है बायोमैकेनिकल, जिसमें पहले से ज्यादा फुर्ती और पहले से ज्यादा काबिलियत है। रे अब काफी एक लंबी नींद के बाद में जागा था, इसीलिए वो उससे कहता है कि मुझे गहरी नींद की जरूरत है, मेरा कमरा कहाँ पर है मुझे बता दो, मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। और तभी केटी उसे उसके रूम में लेकर जाती है। अगले दिन जब रे की नींद खुलती है तो वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है, तो वो जाता है और पंचिंग बैग पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगता है। मगर जैसे ही वो उसके अंदर पंच मारता है, उसका मुक्का पंचिंग बैग को फाड़कर पार निकल जाता है। तब वो सोचता है कि मेरे पास इतनी पावर्स कैसे आई, और अब वो उस पावर्स को और भी ज्यादा किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है ये खोज करता है। रे को आंखों के सामने एक पिलर दिखाई पड़ता है और वो अपनी पंचिंग को उस पर करना स्टार्ट कर देता है, और देखते ही देखते वो उस पर काफी ज्यादा मुक्के बरसाने लगता है और वो दीवार भी वहां से टूट जाती है। इसके बाद में वो जिमिंग के लिए पहुंचता है, वहां पर पड़े हुए डंबल्स को ट्राई करता है। सबसे पहले 20 किलो 50 किलो, मगर ये सारे उसे काफी हल्के लगने लगते हैं, और फाइनली वो एक बहुत ही भारी डंबल को लेकर बाइसेप्स के सेट मारने लगता है। वहीं पर उसे केटी भी स्विमिंग करती हुई मिलती है। तब रे उसके पास में जाता है और उसे कहता है कि मेरे नाइटमेयर्स मुझे सताने लगे हैं। तब वहां पर केटी कहती है कि क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए, चलो मेरे साथ। और वो दोनों जाकर थोड़ी सी ड्रिंक करने लगते हैं, और वहां पर हल्का हल्का म्यूजिक भी चल रहा होता है। और जैसे ही रे उस म्यूजिक को सुनता है, उसे याद आता है कि मेरी पत्नी को जिस कातिल ने मारा उस जगह पर भी यही सेम म्यूजिक चल रहा था। इस बात से उसको अपनी पुरानी यादें आने लगती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का कातिल अभी जिंदा है, और वो उसे जान से मारने के लिए वहां से निकल जाता है। उसकी ये सारी मूवमेंट ईमेल हार्टिंग बैठकर अपने ऑफिस में देख रहा होता है, और साथ ही अपने जितने भी कॉलीग्स होते हैं उनको कहता है कि इस पर नजर रखो, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और साथ ही मेरा चैनल ओपन करो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। और तभी वहां पर उनका बैठा टैकी यानी कि हैकर बंदा वहां का चैनल ओपन कर देता है, जिससे कि हार्टिंग अब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है रे के साथ में, और वो उसे कहता है कि रे आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी तक हमारी रिसर्च तुम्हारे ऊपर कंप्लीट नहीं हुई, हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास में क्या क्या एबिलिटीज है, तुम क्या क्या कर सकते हो। लेकिन तब वहां पर रे कहता है कि मुझे मेरा एक अधूरा काम पूरा करना है, और वो वहां से निकल जाता है सीधा एक चॉपर की तरफ। तब वहां पर हार्टिंग उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना भी आता है। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि रे के पास में मैनुअल होता है, जिसकी मदद से वो उसे ऑटोमेटिक रीड करके उस पूरे प्लेन को उड़ाकर वहां से पेरिस की ओर निकल जाता है। तब हार्टिंग अपने बंदे से पूछता है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या चीज को स्कैन कर रहा है। तब एरिक उसे बताता है कि ये मार्टिन एक्स को ढूंढ रहा है, जो अभी अभी अपने अड्डे से बाहर निकला है। तो हार्टिंग पूछता है कि आखिर उसने ये किया कैसे। तब एरिक उसे बताता है कि उसने वहां पर मौजूद सारी 9000 कार्स को स्कैन किया जो कि अभी रोड पर चल रही थी, और एक एक करके स्कैनिंग के बाद में उन्हें क्रॉस चेक किया। तब जाकर उसे पता चला कि उन 5 गाड़ियों का काफिला जो जा रहा है उसी के अंदर मार्टिन एक्स बैठा है और वो उसके पीछे जा रहा है।
वहीं पर हमें दिखाया जाता है मार्टिन, जो कि अपनी टीम के साथ में कार में बैठकर एक टनल से गुजर रहा होता है, मगर तभी वहां की लाइट्स बंद हो जाती है और वहां पर पहुंच जाता है रे एक बहुत ही बड़े ट्रक के साथ में, और वो अपने ट्रक के साथ में उन लोगों का रास्ता रोक लेता है। तब हमें पता चलता है कि उसके ट्रक के अंदर आटा भरा हुआ था, पूरी जगह की लाइट्स बंद हो चुकी थी, इसीलिए वहां के सोल्जर्स ने बाहर निकलकर रेड कलर की लाइट्स को चालू कर दिया था। और फिर शुरू होता है इस कहानी का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन, जहां पर विन डीजल यानी कि रे अब एक एक करके उन सभी सोल्जर्स को पटकने लगता है, मारने लगता है, और फाइनली उस मार्टिन एक्स तक पहुंच जाता है और वही डायलॉग उसे मारता है कि मैंने कहा था मुझे जान से मार देना, क्योंकि मैं तुझे कहीं पर भी ढूंढ लूंगा, आई एम बैक। और ये कहकर वो उसे जान से मार देता है और इसी के साथ उसका ये मिशन कंप्लीट होता है। वहां से रे निकलकर अब वापस से आरटीएस के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर जिमी, मार्कस और साथ ही केटी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तब वहां पर वो लोग उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे सबूत मिटाने होंगे, नहीं तो गवर्नमेंट आकर तुम्हें और हमें बैन कर देगी। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में रे अब काफी थका थका महसूस कर रहा होता है। तभी वहां पर केटी कहती है कि तुम्हारे नेनाइट्स यानी कि तुम्हारे अंदर जो बिलियंस ऑफ ट्रांसमीटर्स है, अब उनकी एनर्जी खत्म हो गई है, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। और तभी रे को वापस से लैब ले जाया जाता है, जिसके अंदर अब उसके नेनाइट्स को वापस से चेंज करके न्यू नेनाइट्स को डाल दिया जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक ट्विस्ट आता है, वहां पर जिमी आकर उससे कहता है तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे, इन सभी के पीछे मैं था, क्योंकि ये सारी प्लानिंग मैंने करी थी और मुझे तुम्हें सताना बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ वो उसकी सारी यादें मिटा देता है और तब जाकर हमें इस कहानी का प्लॉट रिवील होता है। हम ये देखते हैं कि ईमेल हार्टिंग, जो कि आरटीएस का डायरेक्टर है, उसने अब रे की यादों के साथ में चेंजमेंट कर दी थी। वो सारी बातें जो उसने थोड़े टाइम पहले बिताई थी, वो अगेन चेंजमेंट्स के साथ में रिक्रिएट कर देता है। वो सारी जगह, वो सारे के सारे मिशन उन्हें वापस से बना देता है वीएफएक्स के साथ में। और तब हमें पता चलता है कि मार्टिन कोई गुंडा नहीं, बल्कि उन्हीं के साथ में काम करने वाला एक डॉक्टर था। और ये उसका पहला मिशन नहीं, बल्कि ये उसका 4th मिशन था। इसके पहले 3 बार ऑलरेडी हार्टिंग ने रे के माइंड को चेंज करके, उसे मैनिपुलेट करके अपने दुश्मनों को मरवाया था। और रे ये काम इतना साफ, इतनी क्लीन तरीके से करता था, जिसका आज तक पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जिन वैज्ञानिकों ने उसका साथ दिया था, वो नहीं चाहता था कि ये वैज्ञानिक इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट या फिर किसी और अच्छे काम के लिए मोटे दामों में बेच दे। इसीलिए हार्टिंग ये चाहता था कि वो अपने सारे साथियों को जान से मरवा दे, और यही रीज़न था कि वो रे से ये सारे काम करवाता था। और साथ ही अब उनका अगला शिकार होता है निक बैरिस, जो कि नैनाइट्स के ही प्रोजेक्ट में हार्टिंग के साथ में काम कर रहा था। और फाइनली अब रे भी निक बैरिस को मारने के लिए पहुंच जाता है। मगर तब हम देखते हैं कि निक बैरिस के पास में भी उसका एक टैकी होता है, जिसका नाम होता है विगिंस। और वो उसे कहता है कि मुझे जान से मारने के लिए वो आने वाला है, जल्दी से मेरा हथियार लेकर आओ। मगर तब विगिंस उसे कहता है कि ये एएमपी अभी रेडी नहीं है, अगर हमने इसे यूज किया तो इसका उल्टा असर तुम्हारे ऊपर ही पड़ जाएगा। मगर तब निक बैरिस उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। और वहीं दूसरी ओर अब रे उसके सभी सोल्जर्स को मारता हुआ उसके पास में पहुंच जाता है और फाइनली वो उसे भी जान से मार देता है। मगर जैसे ही वो उसे जान से मारता है, उस टैकी के पास में यानी कि विगन्स के पास में एएमपी का ओरिजिनल रिमोट होता है और वो उसे दबाकर उसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को वहां पर ऑफ कर देता है। और जैसे ही उसका ऑफ होता है, उसका सर्वर भी बंद हो जाता है और हार्टिंग जो कि इसे कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी अब उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो अपने एरिक से कहता है कि आखिर हम उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब वहां पर एरिक उसे बताता है निक बैरिस के पास में भी एक मेरी तरीके का टैकी बंदा था, जिसका नाम था विगन्स, जो कि हमारी पूरी इस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा तेज है। इनफैक्ट मैंने भी उसके कई सारे सॉफ्टवेयर को पायरेसी के साथ में यूज किया। इस बात को सुन के हार्टिंग को बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद में जब रे की नींद खुलती है तो वो वहां पर विगन्स को पाता है और वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ऑफ कैसे किया। तब वहां पर विगन्स कहता है कि तुम्हें हार्टिंग अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि तुम हर बार किसे जान से मारते हो। और फिर एक एक करके धीरे धीरे रे को अपनी पुरानी यादें आने लगती है और तब उसे पता चलता है कि हर बार मेरी पत्नी के कातिल का चेहरा चेंज हो जाया करता था। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि हार्टिंग ने हर बार मुझे एक मिशन के बाद में मेरी सारी यादों को रिवर्स कर दिया था, जिससे कि मैं एक ही काम को बार बार दोहरा रहा था। तब उसे याद आता है कि अगर वो लोग नकली थे तो इसका मतलब जीना भी नहीं मरी होगी और वो फाइनली जीना को पाने के लिए वहां से निकल जाता है। मगर तब उसे विगिन्स कहता है कि अगर तुमने कोई ऑटोमेटिक कार यूज की तो आरटीएस तुम्हें ट्रैक कर लेगा, इसलिए ये तुम पुरानी कार लेकर जाओ और एक सेलफोन लेकर जाओ
जो कि तुम्हें जीपीएस से कनेक्ट करेगा और वो तुम्हें राह दिखाता रहेगा। और इसी के साथ अब रे पहुंच जाता है जीना से मिलने के लिए। जब वो जीना से मिलता है तो वो उसे पाकर खुश होता है और वो उसे कहता है कि जीना, मैं फाइनली घर आ गया। मगर तब जीना कहती है कि तुम तो काफी टाइम पहले मुझे छोड़ चुके थे, हमारे बीच के सारे रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। तब वहां पर रे कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि मैं आखिर कितने टाइम के बाद लौटा हूं। तब वहां पर जीना उसे बताती है कि तुम अब टोटल 5 साल बाद लौटे हो। इस बात को सुनकर रे काफी टूट जाता है और वो वहां से निकल जाता है हार्टिंग को जान से मारने के लिए। मगर अब इस बात की खबर भी हार्टिंग को पड़ चुकी होती है, इसीलिए वो जिमी और मार्कस को उसके पीछे भेज देता है उसे जान से मारने के लिए। और वो दोनों अब अपने फुल सूट के अंदर तैयार होकर सीधा पहुंच जाते हैं रे के पास। रे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, मगर वो दोनों काफी ज्यादा चालाक और होशियार थे, इसीलिए वो उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाते हैं और सीधा उस लैब के अंदर पहुंचा देते हैं, जहां पर अब अगेन हार्टिंग उसकी इस पूरी माइंड की मेमोरीज को इरेज करने वाला था। और साथ ही अब उसका नया शिकार बनने वाला था विगन्स, क्योंकि वो जानता था कि विगन्स के पास में उसके सारे राज हैं। अगर वो जिंदा रहेगा तो वो हमारी कंपनी को कभी भी खत्म कर सकता है। इसीलिए वो रे को, यानी कि ब्लडशॉट जो उसका न्यू प्रोजेक्ट होता है, उसे अब उसके माइंड के अंदर फिट कर देता है कि तुम्हें विगन्स को जान से मारना है। मगर कैटी ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। वो इस बात को जानती थी कि हम सभी सैनिक एक जंग से लड़ने के बाद में अपनी इच्छा से खुद यहाँ पर आए हैं, मगर रे के साथ में ऐसा केस नहीं था। उसे तो बल्कि गुमराह किया गया था और केटी ये चाहती थी कि रे को भी उसकी जिंदगी जीने का हक मिले। इसलिए वो जाकर विगन से मिल जाती है और वो उसके साथ में मिलकर एक प्लान बनाती है कि हम हार्टिंग की चाल को उसी पर उल्टा पलटवार करेंगे, जिससे कि अब उसकी पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि केटी के पास में इनहेलिंग की पावर थी, तो वो काफी सारे आंसू गैस के गोले को लेकर आरटीएस कंपनी के मेन हब के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर उसके सारे आईटी कंप्यूटर्स एक ही डेटा कनेक्शन से जुड़े हुए थे। वो वहां पर पहुंचकर उसमें आग लगा देती है, जिसकी वजह से उनका पूरा डेटा लॉस हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर अब जिमी और मार्कस ब्लडशॉट के साथ में लड़ने लगते हैं। उनके बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और यहीं पर हमें इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्लडशॉट अपनी फुल पावर के साथ में उनका सामना करता है और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। और वो फाइनली पहुंच जाता है हार्टिंग तक। तब हार्टिंग अपनी कार से एक बंदूक निकालता है और फाइनली उस पर शूट कर देता है। और जैसे ही वो उस पर शूट करता है तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो नैनाइट्स होते हैं, वो अब रे की बॉडी से अलग होने लगते हैं। मगर नैनाइट्स का ये काम था कि जितना ज्यादा बड़ा घाव होगा वो उतनी जल्दी रिकवर होगा। इसी वजह से वो बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी एनर्जी काफी ज्यादा लो हो जाती है। उसकी जो लाल लाइट होती है, यानी कि उसकी बॉडी का जो फुल पोटेंशियल होता है, वो उसे अनलीश कर देता है। वहीं दूसरी ओर विगन्स भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो उसे मना करता है कि अब तुम रुक जाओ, अगर तुम रुके नहीं तो तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। लेकिन फाइनली रे अब पहुंच जाता है हार्टिंग के पास में और जो लॉन्चर उसने उस पर चलाया होता है वो उसे खोलकर जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उसके अंदर वो दोनों मारे जाते हैं और इसी के साथ आरटीएस का खात्मा हो जाता है। वहीं पर अगले सीन में हम देखते हैं कि विगन्स ने अपनी चालाकी के साथ में उस नैनाइट की टेक्नोलॉजी पर और काम किया और फाइनली रे को वापस से रिबिल्ड कर दिया और साथ ही अब उसके स्टेमिना को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि उसकी एनर्जी को बार बार रिचार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके अंदर इतना स्टेमिना आ गया कि वो सालों साल चलता जाएगा। और वहीं पर रे अब केटी से मिलता है और उन दोनों की अब एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उन्हें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में जरूर शेयर भी कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरीके के कंटेंट लाता रहूंगा। और इसके बाद में मैं आपकी डिमांड पर बैटमैन ट्रिलॉजी को लेकर आने वाला हूं। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।